औरिया साहब, चहमगोइयाँ हो रही हैं, क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है, 3 रोज़ हो चुके हैं इस फैसले को आए हुए। क्या देख रहे हैं आप, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ये रवश जो है ना, ये कुछ चंद सालों से ये रवश है, इसने इख्तियार किया कि हम लोग जो हैं कि हम शॉर्ट ऑर्डर कर रहे हैं और फिर कहते हैं हम बाहर का जो तफसीली फैसला हम कुछ अर्से के बाद दे देंगे। ये आज से 8-10 साल पहले ये रवश कभी भी जुडिशरी में नहीं थी। यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं और उसके पास आपको लिखने के लिए टाइम ही नहीं मिला, या अगर लिखने का टाइम नहीं मिला तो इसका मतलब है कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर लिया और आप पूरे रिकॉर्ड में से सबूत ढूंढ रहे हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वहाँ से निकाल उगल के बना रहे हैं। ये अदालतों में तो आ गया था। इलेक्शन कमीशन में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल है कि वर्डिक्ट जो है वो एक छोटा सा वर्डिक्ट सुना दिया गया है। उसके साथ एक और बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि इस वर्डिक्ट की कुछ एक्सट्रैक्ट जो है सोशल मीडिया पे या अखबारों पे आम हुए। आज अखबार भरे पड़े, कल भी भरे पड़े थे सारे, और ये फैसला दिया जा रहा है, ये उसकी लाइन्स हैं, ये फलां चीज़ है। फिर एक और चीज़ जो एक और अफवाह साथ साथ गर्दिश कर रही थी कि पंजाब के जो हैं उन्होंने अपना मेंबर बाबर हसन भरवाना, जिसके बारे में मैंने परसों में बताया था कि उनकी पूरी नौकरी किस किस्म की है, खुद चेयरमैन की नौकरी भी किस किस्म की रही है, उसका रेपुटेशन लोग बता सकते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं जी। तो वो उसने दस्तखत नहीं किए। उसके बारे में कहा गया कि जुमेरात तक थे और फिर डेंगी हो गया, अब उनके दस्तखत करवा लिए जाएंगे, जो भी है। ये ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसके अंदर से एक अहम तरीन बात जो थी वो गुज़श्ता कई सालों से रिवाज पकड़ गया है, और वो अदालत के नाम पे भी, कोई भी अदालत जो ऐसा करती है, एक इंतहाई बैड नेम आता है कि जुमे को शाम के वक्त फैसला किया जाता है ताकि हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी होती है उसमें अदालत ना हो, और उस फैसले के अंदर जो भी आपने काम करना है, किसी का मकान गिराना है, किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को कुछ करना है, ताकि वो अपील ना कर सके। यहां भी यही फैसला, यानी अगर 2-3 ये फैसला ऐसा नहीं था कि कल को पाकिस्तान के इसमें फैसला किया जाता तो पाकिस्तान की तकदीर इधर से उधर हो जाती, ये फैसला कर दिया गया। उसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ अपना उसमें अपील में चले गए, बुनियादी इतराज भी लगा दिए गए हैं, ओरिजिनल फैसला आएगा। लेकिन अगला जो हफ्ता है ना जी, क्योंकि हम तो आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह लजीज अगले जुमे को इंशाल्लाह हाजिर होंगे, उस वक्त तक लगता है बहुत कुछ बदल चुका होगा। अगर बदल नहीं चुका हुआ तो बहुत कुछ बदलने वाला होगा। अच्छा। और उसका रास्ता अख्तियार किया जा चुका होगा। अदालत क्या फैसला करती है इसके ऊपर। इमरान खान ने खास तौर पे जुमे तक का जो वक्त लिया है वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि इस मामले को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। दूसरा, दोनों तरफ से 2 बयान आ चुके हैं। एक शहबाज शरीफ का बयान है कि हम तो 11 महीने तक, जब तक मैशत ठीक नहीं होती, हम नहीं करते किसी तौर पर, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान का मुकम्मल तौर पर एक डिससेटिस्फैक्शन का इजहार है कि ये किसी तौर पर इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। असल मसला यह है कि किसी भी मुल्क में जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान गुफ्तगू में सिंसियरिटी खत्म हो जाए, जब एक दूसरे को धोखा देने का एलिमेंट मौजूद हो जाए, तो फिर उसके बाद वो उस मुल्क के अंदर क्राइसिस बिल्टअप होता है। मैंने कल भी मिसाल दी थी 1977 की कि भुट्टो साहब जो थे वो नेगोशिएशन कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि कोई ना कोई तरीके से उनको एक ऐसी इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाए ताकि वो अपोजिशन को दबा दे, और अपोजिशन भी मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन असगर खान फौज को खत लिख रहा था कि आके टेक ओवर करो। तो इसका मतलब यह है कि वो 6 लोग जो कि उस वक्त बैठे हुए थे वो मुल्क को एक ऐसे क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे थे जिसमें तशरीफ ले आए। तो अगर तो ये दोनों इसी मामले के अंदर चलते रहे तो अगला हफ्ता जो है वो ऐसा क्राइसिस का बिल्ट हो सकता है कि जिसके अंदर छोटा सा टिगर, और मैं बताऊं, जब तक मुल्क के अंदर जुलूस पुरअमन रहे उस वक्त तक बाकी मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब जुलूस में कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो 2 या 4 लाशें दे दे, तो आप सोच सकते क्या होता है। अयूब खान के जमाने के अंदर जब पॉलिटेक्निक कॉलेज का लड़का पिंडी में मरा था तो अयूब खान ने कमिश्नर रावलपिंडी को बुला के कहा था कि यू आर माई एनिमी, तुमने क्या किया है, ये तुमने एक लाश दे दी है। और वो तो पुराना जमाना था, मीडिया नहीं था, सब कुछ। अब तो लाश क्या, अब तो गोली की चलने का आगाज हो तो आप मीडिया पे आ जाते हैं। असल मसला यह है कि अगला हफ्ता जो है ये बहुत अहम है, अदालत के हवाले से भी, इलेक्शन कमीशन की इज्जत के हवाले से भी, इमरान खान की मूवमेंट के हवाले से भी, और उसके साथ साथ बाकी एस्टेब्लिशमेंट के भी। एस्टेब्लिशमेंट की आखिरी हरकत थी इमरान खान के हवाले से। मसला यह है कि हमारे साथ मसला यह है कि जब कोई वाज़ेह फैसला ना हो रहा होना तो फिर होता है कि ये प्रोसीजरल रेगुलरिटी इस चक्कर में डाल के उसको खराब करते हैं। अब ये नवाज शरीफ का जो केस है, ये इसके ऊपर 1 अक्टूबर 2020 को नैब कोर्ट ने कहा था कि इसकी और आसफ जरदारी
ये जो कारों का जो केस था प्रत्योषा खाने वाला, इसके ऊपर उनका था इनको अटैच किया जाए। और अटैच करने की बुनियादी वजह ये कारों का केस नहीं था, फ्यूजिटिव लॉ, ये तो अपने घर में मौजूद है, जिसको तो आप दगल भी बुला सकते हैं, और अटैच इसलिए सीज किया। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि बैलेंस करना है, ये सूरत हाल है। असल मसला जनाब ये है कि इस वक्त जितने भी लोगों को लगाया जाता है, हिलानी साहब आप तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं, हमने भी जिंदगी गुजारी है, हमेशा वो लोग लगाए जाते हैं कि जिनका माजी दार हो, जो प्लायबल हो, जिनको दिखाया जाए कि देखो तुम पिछले अपनी माजी में ये करते रहो, अब हमारा काम आओ तुमने। ये इलेक्शन कमिश्नर जब लगाए जाते हैं, जब नैब के चेयरमैन लगाए जाते हैं, जब इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं, कभी ये सोच के नहीं लगाए जाते कि ईमानदार हों, हमेशा वो लोग लगाए जाते हैं। मैं एक तो लोगों को तो मैं विटनेस हूं कि जिनको खासतौर पर कहा गया कि एक चीफ सेक्रेटरी होते थे उसके गिलगित बल्तिस्तान के। जी, और ये सब आप कुछ बता रहे थे कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जो मेरिट पे तकर्री है उस पर कुछ डाउट्स नजर आते हैं हमें। देखिए कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में इन पोजीशंस के ऊपर किसी ऐसे आदमी को लगाया गया कि जिसका माजी ईमानदार हो या किसी साइड को ना लेता हो। बस आपको याद होगा अरशाद हसन खान चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने खास तौर पे मुशर्रफ को एक्सटेंशन दी थी, और मुशर्रफ साहब जो थे वो उनके लिए उन्होंने उनको कहा था कि तुम आइन में अमेंडमेंट कर सकते हो, और उनको चीफ जस्टिस से उतरने के फौरन बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगा दिया गया था। उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन भी करवाया अपनी मर्जी से, और जिस तरह वो आपको पता ही है कि उस इलेक्शन से इतने मुतनाज़ा हुए थे, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आगे आ जाए तो नैब के चेयरमैनशिप में जनरल अमजद को भी लगाया गया, तो जब उसने जरा सा भी बिहेव करने की कोशिश की गई तो फिर ऐसे लोगों को चुन के नैब पर लगाया गया जिनसे उनसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई जाती हो, और जिनका माजी दागदार हो या ना हो लेकिन वो झुकने के काबिल हो। खुद कमर जवान साहब, दूसरे तीसरे जितने लोग थे, इन लोगों को जब नवाज शरीफ वगैरह ने इन्होंने सेलेक्ट किया था तो उनके पीछे आप उठा के तारीख देख लें, लंबे चौड़े केसेस होते थे जो जिसके ऊपर इंक्वायरियां भुगत के आए होते, खा वो किसी इस तरफ से इस तरफ से। तो ये कहना कि ये लोग को बहुत ईमानदार तौर पर हम सिलेक्ट करते हैं, खा ये मिलके करें, ये नामुमकिनात में से। इन बड़े ओहदों पे हमेशा एक वो लफ्ज बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी में, प्लायबल कहते हैं ये चलाए जा सकते हैं। तो ये है असल मसला। अब ये जब तक ये नहीं होता कि हम यहां पर ऐसे बंदों को ले आएं कि जो सही इंसाफ की बुनियाद पे काम करें, कानून की बुनियाद, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, और ये सब हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चीन के शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के लिए उनकी जो है वो अब हमवार हो चुकी है, और तवक्को की जा रही है कि ये पेशरफ्त पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम लाएगी और यकीनन इसके आलमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं? चीन में सदर शी जिनपिंग ने मज़ीद ताकत हासिल की है, तो अब आलमी मामलात पर किस तरह से उसके असरात मुरतब होंगे? और अगर चीन अमरीका ताल्लुकात की बात की जाए, किस तरफ आप देख रहे हैं रुख हो रहा है इनका? चीन अमेरिका ताल्लुकात के बारे में मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हम बात करें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, कि ये अब जो आने वाला वक्त है, ये जो नया क्या जी जो अभी इलेक्ट हुआ है, ये क्या करना चाहता है और चीन में क्या हो रहा है, और हम किस किस्म के इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे ख्याल में लेट्स टॉक अबाउट जी अगला मेरा सवाल हिलाली साहब यही था, आप इस पे बात करने पहले। हाँ, देखिए पहली बात ये है कि मैसिव चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट, दुनिया रीअलाइन हो रहा है, चाइना इमर्ज कर रहा है एक हाइपर पावर, और प्रेसिडेंट जी के जितना माओ के बाद यही आदमी एक है जो चीन को अपने काबू में रखा हुआ है। ही इज द एक्नॉलेज लीडर ऑफ चाइना और द मोस्ट पावरफुल आफ्टर माओ। अब चाइना जो है वो देख रहा है, नए अलायंसेस बना रहा है, पार्टनरशिप्स बना रहा है। क्यों? इसलिए उसने देखा है कि नेटो इकट्ठा हो रहा है उसके खिलाफ, इसलिए उसको पता है कि क्वाड बन गया है एशिया में, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो वो जानता है, वो समझ गया है कि मैं क्या करूं, मैं क्या राइवल अलायंसेस बनाऊं, और ये राइवल अलायंसेस में वो तलाश कर रहा है लोगों को, और साथ साथ अपनी मिलिट्री को। देखिए जी जो है इसकी फोरमोस्ट कंसंट्रेशन है कि चीन की मिलिट्री को तगड़ा करें। विदाउट अ स्ट्रांग मिलिट्री वो बार बार कहता है हम कुछ नहीं हैं, तो वो भी उसको भी बढ़ा रहा है।
अब पाकिस्तान की एक खुशकिस्मत है कि हम चीन के नेबर हैं, हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, मगर ये काफी नहीं है कि अच्छा रिलेशनशिप हो और तो कुछ तकरीरों में कह दें